नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की आज हमारी 6th क्लास है और आज हम जो एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में बेसिकली हम पढ़ेंगे इंडिया में बहने वाली नदियों के बारे में, उनका ओरिजिन, उनकी ट्रिब्यूटरीज, वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, इस तरीके की कुछ बेसिक चीज़ें। लास्ट में हम पढ़ेंगे उनके ऊपर जो बने हुए डैम हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो है वो है हिमालयन रिवर, जो कि पेरेनियल है। पेरेनियल से मेरा मतलब है जो कि सारे साल बहती है। और दूसरी जो है वो है पेनिसुलर रिवर, यानी जो कि पेनिसुलर इंडिया में से बहती हैं और बेसिकली वो जो है वो सारे साल नहीं बहती, वो सीजनल रिवर है, यानी बारिशों के टाइम पे उनका जो पानी है वो लेवल अच्छा होगा, वरना वो लगभग सूखी रहती है। ठीक, तो दोस्तों हम हिमालयन को अगली दो कैटेगरी में जो हमने नीचे डिवाइड कर रखा है उनको हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है एंटीसीडेंट, दूसरी है नॉन एंटीसीडेंट या फिर कंसीक्वेंट। देखिए, एंटीसीडेंट रिवर वो है जो कि हिमालय के बनने से पहले की है। दोस्तों आप सभी को जैसे हमने पिछली कुल क्लास में बताया था कि भारत जब ओरिजिनली भारत जो है वो एशिया का पार्ट नहीं था, वो पीछे से बाद में आके मिला है। तो जब भारत एशिया का पार्ट नहीं था, कुछ नदियां थी जो पहले से आ रही थी। और हुआ क्या, जैसे जैसे भारत एशिया के साथ पास आस्ता गया, हिमालय जो है वो ऊपर आते गए। और क्योंकि हिमालय धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो उन नदियों ने जो ऑलरेडी बनी हुई थी, उन नदियों ने जो है वो अपना रास्ता उसमें से काटना शुरू कर दिया और वो आज के टाइम में इतने बड़े हिमालय को जो है वो क्रॉस करके निकल जाते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें कि एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सी है, तो बेसिकली एंटीसीडेंट रिवर की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं इंडस को, सतलुज को और ब्रह्मपुत्रा को। यानी याद रखिए, ये जो तीन रिवर हैं इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा, ये भारत और हिमालय के बनने से पहले बह रही हैं। ठीक, फिर बात करते हैं नॉन एंटीसीडेंट या फिर कंसीक्वेंट रिवर की। ये वो रिवर हैं जो कि हिमालय के बनने के बाद आई हैं, यानी बेसिकली गंगा हो गई, यमुना हो गई और दूसरी जो नदियां जो कि हिमालय से। तो दोस्तों फिर आप देख सकते हैं कि पेरेनियल रिवर को हमने डिवाइड किया है दो फर्दर कैटेगरीज में, वो है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग यानी वो रिवर जिनकी डायरेक्शन बहने की ईस्ट है, और वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आप ले सकते हैं एग्जांपल गोदावरी का, कृष्णा का। और वेस्ट फ्लोइंग में जो है वो वेस्ट की तरफ जाएंगी, बहेंगी, और उनका एग्जाम्पल हो सकता है नर्मदा और तापी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तीन रिवर सिस्टम, बेसिकली तीनों की तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब इंडस रिवर सिस्टम जो है उसमें पहली बड़ी नदी जो हमें करनी है वो है इंडस। अब देखिए इंडस की जो टोटल लेंथ है वो है 2280 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 709 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। अब इंडस का जो ओरिजिन है वो है बोकार्चू ग्लेशियर। देखिए बोकार्चू ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में और ये मानसरोवर के पास पड़ता है। तो ये जो है ये मानसरोवर के पास पड़ता है तिब्बत में। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये तिब्बत में से आ रही है तो तिब्बत में इसका जो नाम रखा गया है, तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बन, या कुछ बुक्स इसे सिंगी खम्बम भी लिखती हैं। देखिए सिंगी खम्बन का जो असल मतलब होता है वो है लोयंस माउथ, यानी शेर का मुंह। अब देखिए उसका रीजन क्या है कि तिब्बत में ये बहुत ही ज्यादा डीप गोर्जेस बनाती है। देखिए ये क्या चीज है कि जब नदियां बहुत ज्यादा रफ्तार से चलती हैं तो वो पहाड़ों को काटती हुई चलती है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी रिवर है तो उसने हिमालय के पहाड़ों को लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में काट रखा है। तो अगर आप खाई देखेंगे इसकी, जहां पर पानी बहुत ज्यादा पहाड़ों में बह रहा है तो वो बहुत ज्यादा गहरा है। ठीक, और इसीलिए शायद इसका जो नाम है वो लोयंस माउथ रखा गया है। इसके अलावा इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। एंशिएंट भारत में इसको सिंधु नदी बोला जाता था, हिंदी में भी हम इसको अभी सिंधु बोलते हैं। और ग्रीक लोग इसके लिए सिंथोस वर्ड का भी इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों मैप में हम देखते हैं तो मैप में बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। देखिए इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है श्योक नदी, और श्योक नदी को रिवर ऑफ डेथ भी बोला जाता है। उसके अलावा गिलगिट, हुंजा, सुरू, एस्तोर, खुरम, जास्कर, नुब्रा, शिंगर, काबुल और गोमल। देखिए काबुल नदी जो है वो अफगानिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान होते हुए जो है वो इंडस से मिल जाती है। गोमल और पंचनद। देखिए पंचनद बेसिकली जो वर्ड है वो यूज किया जाता है 5 नदियों के लिए। पंच मतलब 5, तो 5 नदियों के लिए यूज किया जाता है। और वो जो पंचनद हैं वो हैं झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक, पंचनद बेसिकली जो वर्ड है वो इन 5 नदियों के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जास्कर और पंचनद, ये जो नदियां हैं, ये नदियां जो हैं वो इंडस को मिलती हैं उसके लेफ्ट साइड से। याद रखिए, जास्कर और पंचनद जो नदियां हैं वो इंडस को उसके लेफ्ट साइड से मिलती हैं। आप मैप में देखिए, क्लियरली देख भी पाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हो गई इंडस नदी की। फिर बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। देखिए हुआ क्या, क्योंकि इंडस और उससे जुड़ी हुई नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती हैं। ठीक, तो सीन क्या हुआ, भारत को भी पानी की जरूरत और पाकिस्तान को भी। तो सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई जिसको इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता बोलते हैं। देखिए ये 2 देशों के बीच में एक नॉर्मल अकॉर्ड है, इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं रहा, ये हमने आपसी सहमति के तौर पर बनाया हुआ है। और इंडस वाटर ट्रीटी है क्या कि भारत इंडस, झेलम और चेनाब, इन नदियों का 20% पानी इस्तेमाल करेगा। तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 20% पानी का जो प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएगा वो इंडिया कर पाएगा। और अगर बात करें अगली 3 नदियां, यानी रावी, ब्यास और सतलुज, और रावी, ब्यास और सतलुज, इंडिया इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा। तो यानी इनके ऊपर हम प्रॉपर डैम वगैरह बना सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे इन 3 नदियों के ऊपर हमने बहुत भयंकर बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। तो याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत जो है रावी, ब्यास और सतलुज का लगभग 80% पानी यूज कर पाएगा और इंडस, झेलम और चेनाब का लगभग 20% पानी। ठीक, तो ये अकॉर्ड साइन हुआ था, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सन 1960 में। अब देखिए इंडस जो है वो गिरती है अरेबियन सी में। पाकिस्तान में कराची शहर देखिए उसके पास पड़ता है, वहां से निकलती है, तो फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी में जो है वो जाके गिर जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया पहली बड़ी नदी जो कि इंडस नदी थी। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट नदियां जो कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। देखिए झेलम नदी की लगभग कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है और झेलम का जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग स्प्रिंग जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। देखिए झेलम के जो अलग अलग नाम है उनकी बात करते हैं। पहला नाम जो है वो है वितासा या फिर वितस्ता, ये इसका एंशिएंट यानी पौराणिक नाम है, और हाइडेप्सिस जो इसका ग्रीक नाम है। अब देखिए अलेक्जेंडर और पोरस के बीच एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ हाइडेप्सिस बोला जाता है, वो असल में जो है वो झेलम के किनारे लड़ी गई थी। ठीक, फिर बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है किशन गंगा और दूसरी है लिद्दर। देखिए किशन गंगा को हम पाकिस्तान में नीलम के नाम से भी बुलाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में जब किशन गंगा नदी जाती है उसको नीलम नदी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक, और लिद्दर जो है ये दोनों इसकी जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए बाद में झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में जाकर के मीट चेनाब इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी जो है उससे जाकर मिल जाती है। फिर बात करते हैं चेनाब नदी की। देखिए चेनाब नदी की जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। ठीक, और इसका जो ओरिजिन है वो है बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके पास से ये इसका ओरिजिन है। अब देखिए जब ये बारालाचा पास से निकलती है तो इसका जब ओरिजिन होता है तो असल में ये अलग अलग 2 स्ट्रीम के फॉर्म में निकलती है। तो उन स्ट्रीम के नाम होते हैं चंदर और भागा। याद रखिए जब ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होती है तो असल में 2 अलग अलग स्ट्रीम होती है, चंदर और भागा। बाद में दोनों स्ट्रीम एक हो जाती हैं जिसको लोकल में हम लोग चंद्र भागा बोला करते हैं। उसके अलावा इसके 2 और नाम है, अक्षणी या फिर इसकमती, और ये बेसिकली इसके एंशिएंट यानी पौराणिक नाम है। अब देखिए तवी, रावी, झेलम, ये 3 नदियां जो हैं वो बेसिकली चेनाब में आकर गिरा करती हैं। तो देखिए हम झेलम को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तीनों नदियां जो हैं वो इसमें आकर मिल जाती हैं। और देखिए ये चेनाब खुद भी, तो चेनाब खुद से भी मीट सतलुज एट भावलपुर,
तो पाकिस्तान में बहावलपुर जगह पड़ती है, तो उस जगह पर जो है ये सतलुज में जाके गिर जाती है। चेनाब बेसिकली सतलुज में जाके गिर जाएगी। फिर बात करते हैं अगली नदी, वो है रावी। रावी की जो कुल लंबाई है वो लगभग 725 किलोमीटर है और रावी का जो ओरिजिन है वो है कुल्लू के पहाड़ यानी हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो नाम है अलग अलग वो है पुरुषणी। पुरुषणी इसका एंशिएंट यानी पौराणिक नाम है और हाइड्रोटस जो है वो ग्रीक लोग इस नदी को बुलाया करते थे, तो ये इसका हो गया ये नाम। और देखिए जैसा हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की कि मीट चेनाब इन पाकिस्तान, यानी ये भी जो है वो पाकिस्तान में जा करके चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गई और नदियां। इसके बाद दो और नदियां बचती हैं दोस्तों, वो हैं ब्यास और सतलुज। चलिए अब उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर अगली जो नदी है वो है ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 460 किलोमीटर है और इसका जो ओरिजिन है वो है ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके जो नाम है वो है विपाशा, जो कि इसका एंशिएंट नेम है, और हाइफेसिस, जो कि इसको ग्रीक भाषा में ग्रीक लोग कहा करते थे। अब देखिए इसकी खास बात क्या है कि ये सिर्फ भारत में बहती है और ये मिलती है मीट सतलुज एट हरिके। तो पंजाब में एक जगह है हरिके करके, वहां पर ये सतलुज नदी से मिल जाती है। देखिए हरिके जो है वो एक वेटलैंड भी है, रामसर वेटलैंड साइट भी है, और उसके अलावा हरिके से ही जो है वो एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान की ओर निकलती है। ठीक, तो याद रखिए ब्यास नदी जो है वो मिलती है सतलुज से हरिके में। अब अगली जो नदी है वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी की जो लंबाई है वो है 1450, जिसमें से लगभग 1050 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। देखिए सतलुज का जो ओरिजिन है वो है रकास लेक, तिब्बत में पड़ता है। और रकास लेक याद रखिए, रकास लेक बेसिकली जो है वो मानसरोवर के पास पड़ती है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि नियर मानसरोवर लेक। ठीक, अब देखिए तिब्बत से जब ये आती है इंडिया में, तो इंडिया में जब ये आती है तो इंडिया में एंटर करती है शिपकीला से। तो एंटर थ्रू शिपकीला। तो देखिए दोस्तों पिछली क्लासेज में हमने जो था वो शिपकीला पास किया था, तो बेसिकली शिपकीला से जो है वो एंटर करती है भारत में यानी हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए इसके अगर और नामों की बात करें तो इसका नाम है शतद्रुम, जो कि इसका एंशिएंट नेम है। उसके अलावा इसको लोंगचैन, तिब्बत के कुछ रीजन में इसको लोंगचैन भी बोला जाता है, और जोराड्रोस जो है वो बेसिकली इसका ग्रीक नेम था। ठीक, अब देखिए दोस्तों सतलुज नदी भी जो है वो फेमस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनन सिस्टम बनाने के लिए। खाइयाँ जो ये बनाती है तिब्बत में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए दोस्तों है क्या कि सतलुज जो है उसमें ब्यास नदी आकर मिल गई। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि चेनाब जो है वो भी सतलुज में गिरती है, तो बेसिकली इसमें आके गिर गई ब्यास और चेनाब। अब देखिए चेनाब नदी में ऑलरेडी दो नदियां गिर चुकी हैं, वो है रावी और झेलम। तो अगर देखिए आप मैप में भी देख पाएंगे तो बेसिकली सतलुज में एक पॉइंट ऐसा आता है जब ब्यास का, चेनाब का, रावी का और झेलम का, इन चारों नदियों का पानी सतलुज में होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 5 नदियां एक साथ जो हैं वो इंडस नदी से मिलती हैं एक जगह पर। जगह का नाम है कोट मिठन या फिर मिठन कोट जिसको बोला करते हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक, तो दोस्तों ये जो हो गई ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। बेसिकली हमने जो नदियां की हैं वो सारी हो गई। एक और चीज देखिए जो दोस्तों काम वाली है कि नॉर्थ से साउथ में अगर इन 6 नदियों का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ से साउथ में, वो आपको इन 6 नदियों को दे दे और बोले कि अरेंज करो सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो याद रखिए जिस सीक्वेंस में हमने इनको किया है वही इन नदियों का नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में सीक्वेंस है। यानी सबसे ऊपर इंडस नदी आएगी, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। तो याद रखिए ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस है इन नदियों का। यानी इस मैप में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इंडस है और मैप में सबसे नीचे सतलुज है। ठीक, तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले रिवर सिस्टम की तरफ, जो है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा रिवर सिस्टम जो है भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, और अगर आप देखें तो गंगा का जो बेसिन है वो भारत के लगभग 1/4 यानी 1/4 हिस्से को कवर करता है। गंगा का इतना बड़ा बेसिन है। ठीक, तो देखिए गंगा रिवर सिस्टम में दोस्तों जो सबसे पहली नदी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गंगा नदी।
देखिए गंगा खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्रेड वे में आप इसको ले लीजिए, या फिर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया को इरिगेट करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 310 किलोमीटर उत्तराखंड में है, 1140 किलोमीटर जो है वो यूपी में, 445 किलोमीटर बिहार में और 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में। तो यानी यूपी वो स्टेट है जिसमें गंगा की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि गंगा निकलती कहाँ से। देखिए असल में गंगा नदी का ओरिजिनेशन नहीं होता, असल में गंगा जो है वो 2-3 नदियों से बनी हुई नदी है। तो जैसे एक नदी है, नदी का नाम है भगीरथी। असल में भगीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख जिसको हम बोलते हैं, जो गंगा का ओरिजिन है प्रॉपर, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसको भगीरथी नदी बोला जाता है। वो नदी एक नदी से मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा जो है उसका जो ओरिजिन है वो सतोपत ग्लेशियर से होता है, और ये दोनों ग्लेशियर जो हैं ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। भगीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, उस नदी को फिर हम गंगा बोलते हैं, और ये जो होता है ये होता है देवप्रयाग में। तो असल में याद रखिए गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो गंगा नहीं, वो भगीरथी नदी होती है। इसलिए भगीरथी नदी जो है हम लोकल डायलेक्ट में बात करते हुए गंगा का दूसरा नाम भगीरथी बोल दिया करते हैं। तो याद रखिए गंगा असल में गंगा बनती है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों फिर बात करते हैं कि अलकनंदा नदी जो है वो भगीरथी से मिलने से पहले कई और छोटी छोटी नदियां हैं उनसे भी मिलती है, जैसे कि पिंडर हो गया, उसके अलावा जो केदारनाथ में जो नदी है जिसने बहुत ज़्यादा त्रासदी, मंदाकिनी नदी, उसने जो त्रासदी मचाई थी वो, उसके अलावा धौली गंगा हो गया। तो याद रखिए इस तरह के जो देवप्रयाग जैसे टोटल 5 प्रयाग हैं, ठीक, वहाँ वो अलग अलग बेसिकली नदियों के संगम पे बने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है देवप्रयाग, जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। अब देखिए होता क्या है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का। फरक्का में गंगा के ऊपर बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है। तो फरक्का के पास आके क्या होता है कि गंगा नदी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। देखिए आप मैप में क्लियरली देख पाएंगे कि एक पोजीशन वेस्ट बंगाल में ऐसी आ रही है जहाँ पे गंगा नदी जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गई है। एक टुकड़े को हम बोल देते हैं हुगली, और ये जो टुकड़ा है ये इंडिया में रह जाता है। तो हुगली जो है वो गंगा का वो हिस्सा है जो इंडिया में रह जाता है, और फिर एक टुकड़ा चला जाता है बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश में वो टुकड़ा चलते चलते एक नदी से मिलता है, नदी का नाम है जमुना नदी। देखिए जमुना और यमुना दोनों अलग अलग नदी हैं। बेसिकली बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। तो होता क्या है, जब गंगा का वो टूटा हुआ हिस्सा जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिलता है, इन दोनों के संगम को जो है वो बोला जाता है पद्मा नदी। तो पद्मा नदी बेसिकली बांग्लादेश में गंगा का नाम है, ठीक। और ये पद्मा नदी बनी कैसे है, ये ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी का हिस्सा जो बांग्लादेश में गया उससे मिलके बनती है पद्मा। अब देखिए ये पद्मा नदी और ये हुगली नदी दोनों मिलके एक डेल्टा बनाती हैं, वो सुंदरबन डेल्टा, ठीक, जिसके बारे में अपन ब्रह्मपुत्र में ढंग से बात करेंगे। देखिए फिर गंगा पे जो आने वाला सबसे बड़ा सवाल है ना, जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, वो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक। तो याद रखिए गंगा की पहले हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आप मैप में देखिए दोस्तों, देख भी पाएंगे कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो सबसे पहली, देखिए ये जो हम सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं, ये सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन का, यानी आप वेस्ट की तरफ से चल के ईस्ट की तरफ आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद पहली बड़ी नदी आती है गोमती, गोमती के बाद है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। यानी अगर आप लिखने लगे तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, इस तरीके से ईस्ट में लगातार आती जाएंगी। और देखिए घाघरा जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर बात करते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो इसकी, वो भी दोस्तों याद रखिए वो भी 3 है। तो पहली जो है वो है यमुना। अब यमुना जो है वो इसकी है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, यमुना जो है वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर सोन नदी आती है और फिर दामोदर नदी आती है, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी का जो ओरिजिन हुआ है वो होता है नेपाल के और चीन के बॉर्डर, जिसको बेसिकली साइनो नेपाल बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ पर। अब होता क्या है, जो कोसी नदी है इसकी नेपाल में ओरिजिनली 7 अलग अलग स्ट्रीम धाराएं होती हैं, जिसको सप्तकोशी बोला जाता है।
बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से कोसी नदी जो जब भारत में बिहार में एंटर करती है वो बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती है, जिसकी वजह से हर बारिश के सीजन में वो हमेशा फ्लड लेकर आती है। इसीलिए कोसी नदी को बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार। और सेम चीज दोस्तों याद रखिए होती है दामोदर के साथ। दामोदर नदी बाढ़ लेकर आती है बंगाल में, इसलिए दोस्तों इसको बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल। और कुछ लोग जो है दामोदर नदी को मोस्ट ट्रेचरस रिवर ऑफ इंडिया भी बोला करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गई जो हमारी बेसिकली थी गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हमने बात की गंगा के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब देखिए इसमें से जो पढ़ने लायक सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है यमुना नदी। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं यमुना नदी की। और यमुना नदी की देखिए दोस्तों जो टोटल लेंथ है वो है 1375 किलोमीटर। ठीक, लगभग 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लेंथ है। और यमुना का जो ओरिजिन है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपुंज पीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए एक और ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि यमुना जब निकलती है और वो चलती है गंगा से मिलने के लिए, तो लगभग 800 किलोमीटर तक, तो 800 किलोमीटर इट रन पैरेलल टू गंगा। तो याद रखिए लगभग 800 किलोमीटर तक ये दोनों नदियां एक दूसरे के जो हैं वो पैरेलल चलती हैं और फिर अल्टीमेटली गंगा से ये इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आकर के ये गंगा के साथ यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, तो याद रखिए उससे पहले लगभग 800 किलोमीटर तक एक दूसरे के आमने सामने चलते रहते हैं पैरेलल। और इनके बीच में जो गंगा यमुना दोआब बनता है ना, वो यूपी के सबसे ज़्यादा दोस्तों फर्टाइल लैंड में से एक है। देखो दोस्तों आप मैप में देख पाएंगे कि यमुना का खुद का ही बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है हिंडन का, टोंस का, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऋषिगंगा और उमा। लेकिन याद दोस्त देखिए इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल नदी। देखिए चंबल नदी जो है वो आपने चंबल के डाकुओं से बड़ी फेमस हो चुकी होगी। ठीक, आपने नाम भी सुना होगा। तो देखिए दोस्तों चंबल नदी जो है वो बैडलैंड टोपोग्राफी या फिर रेवाइन के लिए बहुत फेमस है, जिसको बेसिकली चंबल के जो हम बोलते हैं कि बीहड़ का इलाका जो है उसका। ठीक, अब देखिए चंबल की खुद की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है काली सिंध, उसके अलावा एक ट्रिब्यूटरी है वो है बनस, फिर एक ट्रिब्यूटरी है वो है शिप्रा। ठीक दोस्तों, तो ये चंबल की जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं। और यमुना नदी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका खुद का बेसिन दोस्तों जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं हमारे तीसरे रिवर सिस्टम की, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में एक ही इंपॉर्टेंट नदी है जो हमें करनी है और वो खुद है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो ये है, इसकी लगभग टोटल लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर यानी लगभग 3000 किलोमीटर है। और जिसमें से लगभग 916 किलोमीटर जो है वो सिर्फ इंडिया में है। ठीक, तो देखिए लेंथ वाइज, टोटल लेंथ वाइज ये गंगा से बहुत बड़ी है, पर इंडिया में ये सिर्फ 916 किलोमीटर है। इसका जो ओरिजिन है दोस्तों वो है चेमेयांगदंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के पास पड़ता है तिब्बत में। अब देखिए ये चीज़ हम दोस्तों तीसरी बार पढ़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 3 ऐसी नदियां हो गई जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती हैं। तो दोस्तों याद रखिए टोटल 3 नदियां ऐसी हैं जो मानसरोवर के पास से निकलती हैं और उसके नाम है ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज। तो दोस्तों याद रखिए इन 3 नदियों का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर के पास से है। ठीक, और इन तीनों नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है और ये तीनों ही नदियां जो है वो एंटीसीडेंट रिवर हैं दोस्तों। ठीक, बहुत एक दूसरे के इनका ओरिजिन जो है वो पास से है। अब देखिए मानसरोवर के पास से निकलती है तिब्बत में, तो जब ये तिब्बत से निकलती है तो ये तिब्बत से चीन आती है और चीन से फिर भारत आती है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके और नामों की। देखिए चीन में इसका नाम है यारलंग जानबो और इसका सबसे फेमस दोस्तों जो नाम है वो है सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से बुलाया जाता है। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बांग्लादेश में इसको जमुना नदी बोला जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है बांग्लादेश में
इंडिया से निकल के जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, देखिए दोस्तों आप मैप में भी देख पाएंगे कि ये इंडिया को क्रॉस करके जो है बांग्लादेश में चली जाएगी। तो बांग्लादेश में ये तीस्ता नाम की एक नदी से मिलती है जो कि भारत से सिक्किम से निकलती है, और उसके बाद इसको जो है वो जमुना नदी बोल दिया जाता है। ठीक, आगे फिर बात करते हैं कि इंडिया में एंटर कहाँ से करती है। देखिए इंडिया में देखिए ये लगातार चलती हुई जो है, आप मैप में दोस्तों देखिए देख पाएंगे कि जब ये तीन तिब्बत से लगातार चलती है तो अचानक ये एक टर्न लेती है, और टर्न लेकर जो है ये देखिए इंडिया में एंटर कर रही है। तो ये जो टर्न लेती है, ये टर्न लेती है नमचा बरवा पे। तो याद रखिए इंडिया में ये नमचा बरवा के ऊपर से टर्न लेती हुई जो है वो एंटर करती है। तो दोस्तों ये पहाड़ का नाम जरूर लिख लीजिए, जो पीक पहाड़ का पर्वत का नाम है वो है नमचा बरवा। तो नमचा बरवा में टर्न लेकर के एंटर करती है दिहांग नाम से, यानी जब ये भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम होता है दिहांग या फिर सियांग नदी। अब ये दिहांग नदी दो नदियों से मिलती है, नॉर्थ की तरफ से आती है दिबांग नदी या फिर सिकांग नदी। तो नॉर्थ की तरफ से एक नदी आती है जिसको दिबांग या सिकांग बोल सकते हैं, और दूसरी नदी आती है साउथ से लोहित। ये तीनों यानी दिहांग, दिबांग और लोहित, ये तीनों नदियां मिलके बनाती हैं ब्रह्मपुत्रा को, यानी जो वो नदी जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। अब देखिए क्योंकि ये तिब्बत में से आती है तो तिब्बत में कुछ एक नदियां इसमें गिरती हैं, तो इसकी कुछ एक दो ट्रिब्यूटरी हैं जो तिब्बत में पड़ती हैं, जैसे कि एक है रका जानबो और दूसरी है यिंगाज लाहाशाकई। तो ये दोनों जो नदियां हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तिब्बत में। देखिए दोस्तों फिर बात करते हैं इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये यूपीएससी इस पे 2-3 अलग अलग एग्जाम में सीडीएस और सीएपीएफ में इसके 2-3 बार सवाल पूछ चुका है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो देखिए इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों मैप में साथ साथ देखते जाइए। पहली है तीस्ता, फिर है संकोच। देखिए जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से निकल के आती है, इसलिए इस नदी को कई बार लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है। इस नदी को कई बार लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है। फिर संकोच, फिर भराली, फिर मानस, कामेंग और सुभानसिरी। ठीक, फिर आते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के ऊपर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है कोपिली, धनसिरी, दिखऊ, बूढ़ी दिखऊ, लोहित और दिबांग। देखिए दोस्तों इन लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आप मैप में जरूर देखते रहिए। ठीक, तो फिर बात करते हैं दोस्तों इसके अगली चीज़ के बारे में कि देखिए जब ये आसाम में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से तो इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि इसके एक साइड का और दूसरी साइड का जो बैंक है वो एक दूसरे लगभग 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। ठीक, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लेके चलती है और असम में जो है ये इसको फैला देती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा आइलैंड बन जाते हैं। तो आप इंडिया की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर दुनिया में पाए जाने वाले आइलैंड सबसे ज़्यादा है, यानी ये वो नदी है जिसके अंदर आइलैंड बनते हैं वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक, अब इन्हीं आइलैंड में से एक आइलैंड है उसका नाम है मजूली आइलैंड। तो दोस्तों मजूली आइलैंड जो है वो असम में पड़ता है, और मजूली आइलैंड की खास बात क्या है दोस्तों कि ये जो आइलैंड है ये दुनिया का नदी में बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक, तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड विद इन अ रिवर, यानी किसी नदी में बनने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है। ठीक, मजूली आइलैंड आसाम में, इसमें कई हजार लोग रहते हैं दोस्तों। देखिए पहले इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट लगातार क्योंकि नदी जो है इसको काट रही है जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है वो जो है वो बहुत कम हो गया है। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्रा गंगा के साथ मिलके, देखिए एक नदी है बराक नदी। बराक नदी असल में जब बांग्लादेश में बाद में ब्रह्मपुत्रा जो पद्मा नदी जो पद्मा के साथ मिलती है और फिर जमुना के साथ मिलती है, तो होता क्या है कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो पहले पद्मा नदी में मिलेगी, पद्मा नदी जो है वो बराक नदी से मिलती है, बराक को मेघना भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये सारी नदियां मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। तो आप इनडायरेक्टली एक पॉइंट लिख सकते हैं कि विद गंगा इट मेक्स सुंदरबन डेल्टा। ठीक, और सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्रा नदी
और गंगा नदी, ये दोनों नदियां मिल करके बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अगर आप एग्जैक्ट नदियों के नाम जानना चाहते हैं तो एक हुगली नदी हो गई और दूसरी मेघना नदी हो गई, ये दो नदियां बनाती हैं, लेकिन बेसिकली ये दोनों नदियां निकली ही ब्रह्मपुत्र और गंगा से बन के है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए इस रिवर सिस्टम में एक ही इंपॉर्टेंट नदी थी, वो थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आने वाली क्लासेज में हम जो है दूसरे जो हमारे रिवर सिस्टम है, पेरेनियल जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम, हम उनकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको हम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।